मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 241 सी 241। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान विशेष रूप से कुलीन लोगों के लिए बनाया गया था और केवल उच्च पद वाले लोगों की ही यहाँ कब्रें बनाई जाती थीं। कब्रिस्तान के दूर कोने में एक स्थान था जहाँ शहीद हुए सरदारों की कब्रें थीं। वह बरसात का दिन था और बारिश की बूंदें हर जगह फैल रही थीं तथा धूल और गंदगी को बहा ले जा रही थीं। भारी बारिश के बावजूद एक महिला कब्रों के बीच से गुजरी। जब वह दबे पांव चल रही थी तो उसके बाल बारिश के पानी में भीगे हुए थे। कब्रिस्तान खाली था और बारिश की गड़गड़ाहट की आवाज के अलावा पूरी जगह सन्नाटे में डूबी हुई थी। जब वह 2 कब्रों की ओर बढ़ी तो तेज हवा चली और उसे छूती हुई निकल गई। वह घुटनों के बल बैठी और पीले फूलों से भरे 2 गुलदस्ते रखे। पिताजी, माताजी, आपकी बेटी क्रिस्टीना आपसे मिलने आई है। कृपया नाराज मत होइए, ये सोचकर कि आपकी बेऔलाद बेटी आपको भूल गई है। मैंने जेनिथ छोड़ दिया था और 1 साल तक राइट में रहा था। मेरे रास्ते में कुछ परेशानियां आई लेकिन अब सब कुछ ठीक लग रहा है। कृपया मेरी चिंता मत करो। हालांकि मेरा जीवन अच्छा नहीं है और मेरा रास्ता गुलाबों से भरा नहीं है, लेकिन ये बुरा भी नहीं है। क्रिस्टीना थोड़ा कांप उठी और उसके गालों से आंसू की छोटी छोटी बूंदें टपकने लगीं। तुम्हारी मौत के बाद मैं अंदर से खोखला महसूस कर रहा हूं और सोचता हूं कि मैं एक बेजान बुढ़िया बन जाऊंगा जिसमें कोई भावनाएं नहीं होंगी। मैंने बदला लेने के बाद खुद को मारने के बारे में भी सोचा। मुझे पता है तुम मेरी बातें सुनकर नाराज हो सकते हो, लेकिन उससे मिलने से पहले मैंने यही सोचा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगता है कि मैं शायद उतना बदकिस्मत नहीं हूं जितना मैंने खुद के बारे में सोचा था। मैं भविष्य के बारे में नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में मेरा जीवन इतना बेरंग नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि भविष्य में मेरा जीवन कैसा होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं कम से कम अपना जीवन बर्बाद तो नहीं करूंगा। पिताजी, माँ, एलेक्स ठीक हो गया था। उसमें बहुत क्षमता थी और वह एक अच्छा इंसान लग रहा था। हालांकि वह थोड़ा डाकू और बदमाश स्वभाव का था, फिर भी वह एक सुसंस्कृत व्यक्ति लग रहा था। हम दोनों को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाए और पहले तुम्हें देखने यहाँ आ गई। क्रिस्टीना ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने लगी। हमारे अधीन सभी लोगों का ख्याल रखा गया है। आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके स्वर्ग चले जाने के बाद उनमें से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। उसी समय उसे कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी और उसने अपनी बात रोककर पीछे देखा। एलेक्स अपने हाथ में एक लकड़ी का छाता लेकर कब्र की ओर चला और उसे क्रिस्टीना के ऊपर रखकर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। पिताजी, माताजी, आपके निकम्मे दामाद आपसे मिलने आए हैं, एलेक्स ने बुदबुदाया और 2 गुलदस्ते निकालकर 2 कब्रों के सामने रख दिए। मैं हाल ही में लौटा हूं और सुना है कि तुम यहाँ आए हो, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी यहाँ आकर सम्मान व्यक्त करना चाहिए। एलेक्स बोला और हाथ झुकाया। एलेक्स को देखकर क्रिस्टीना का दिल थोड़ा गर्म हो गया, जो मुस्कुराने के लिए उसकी ओर मुड़ा। क्रिस्टीना कई मुश्किल दौर से गुजरी है और हो सकता है कि उसके आगे और भी मुश्किलें आएं। मैं वादा करता हूं कि मैं हर मुश्किल और दुख में उसका ख्याल रखूंगा। तो कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। एलेक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और क्रिस्टीना के कठोर हाथों को पकड़ लिया। एक सौम्य चमक ने उसे घेर लिया और उसके चेहरे पर पड़े निशान ऐसे फीके पड़ गए जैसे कि वे कभी थे ही नहीं। क्रिस्टीना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन एक सौम्य मुस्कान दी जिसने एलेक्स के दिल को गर्म कर दिया, लगभग पिघला दिया। क्रिस्टीना ने सिर हिलाया और अपनी सारी पीड़ा व्यक्त करते हुए अन्य बातें करने लगी। एलेक्स चुपचाप बैठा रहा और उसे सामान्य से कहीं अधिक बातें करते हुए देखता रहा। कभी कभी अपने दिल की बात कह देना अच्छी बात है। जाने से पहले एलेक्स ने आदरपूर्वक कहा, पिताजी और माताजी, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। कृपया हम पर नजर रखें। इस बार मुझे धमकाने वाला कोई नहीं था। एलेक्स ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और मुड़ने ही वाला था कि तभी एक बहुत बड़ी बिजली कौंधी और कब्रिस्तान से काफी दूर जाकर गिरी, जिससे जमीन फट गई। धमाका। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं और वह भय से आकाश की ओर देखने लगा। मैंने तो यूं ही कह दिया, क्या वे हम पर नजर रख रहे हैं? एलेक्स को बहुत पसीना आने लगा और उसे लगने लगा कि कहीं बिजली उस पर न गिर जाए। क्रिस्टीना, चलो चले, एलेक्स ने अपनी लार निगलते हुए कहा। मुझे आशा है कि यह महज संयोग है। ऐसा लग रहा था कि बारिश और तेज होती जा रही है। एलेक्स जब क्रिस्टीना के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकला तो उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी अभिव्यक्ति अचानक विकृत हो गई और उसकी आंखों में जानलेवा चमक चमक उठी। क्रिस्टीना, जो छाते के नीचे चली गई और छाते के पास खड़ी होकर चारों ओर देखने लगी। वह पास में रोशनी की 2 झलकें देख सकता था जो जादूगरों से आ रही थी, जो मंत्र पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम चारों ओर से घिर गए हैं, क्रिस्टीना ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता कि यह हम हैं, बल्कि यह आप हैं। मैंने देखा कि वे रास्ते में दूर से तुम्हें देख रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लगता है कि वे तुम्हारे लिए आ रहे हैं। एलेक्स ने गंभीर भाव से हमलावरों का मूल्यांकन करते हुए अनुमान लगाया।
वे सभी एपिक रैंक पर थे। वे जादूगर भी लाए थे, क्रिस्टीना ने थके हुए भाव से कहा। लेकिन वे सभी केवल प्राथमिक जादू ही जानते थे। इस स्थिति में उनके लिए यही एकमात्र सकारात्मक पहलू था, क्योंकि यदि उन्हें बहुत अधिक मध्यवर्ती जादूगरों का सामना करना पड़ता तो वे अब अत्यंत विकट स्थिति में आ जाते। एपिक रैंक से ऊपर कोई नहीं था और यही बात एलेक्स को उलझन में डाल रही थी। यदि वे उन्हें मारना चाहते थे तो उन्हें एक अधिक शक्तिशाली विमान भेजना चाहिए था, जो उन्हें समय बर्बाद करने के बजाय आसानी से और शीघ्रता से मार देता। या तो वह दूसरी पार्टी बहुत ज्यादा आश्वस्त थी या फिर ये सब बेकार और बेकार की बातें थीं। दूसरी पार्टी शायद ये परखना चाहती होगी कि असली चाल चलने से पहले पानी कितना गहरा है। एलेक्स, मुझे डर था। एलेक्स और क्रिस्टीना गाड़ी की ओर जाने के बजाय बस सड़क पर चलते रहे। क्रिस्टीना द्वारा केवल एक ही गाड़ी लाई गई थी और एलेक्स यथाशीघ्र यहां आ गया। उसने पहले ही कोचवान से कह दिया था कि वह पीछे हट जाए और अपने समूह को इन लोगों के बारे में सूचित कर दे। सड़क खाली थी और वहां आगामी लड़ाई को देखने वाला कोई नहीं था, जिससे ये हत्या की घटना के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बन गया। एलेक्स अपनी थोड़ी उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और छाते के नीचे छिपकर बस अपनी आंखें घुमाता रहा। समूह अभी भी उन पर नजर रख रहा था और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। एलेक्स ने क्रिस्टीना का हाथ पकड़ लिया और अपना सिर हिलाया। दोनों को पहले से ही रणनीति समझ में आ गई थी। चूंकि दूसरा पक्ष ये कदम नहीं उठा रहा था, इसलिए उन्होंने उनके लिए ये कदम उठाया। क्रिस्टीना पीछे की ओर का ध्यान रखेगी जबकि वह अग्रिम पंक्ति से निपटेगा। एलेक्स ने अचानक अपना छाता छोड़ा और उसे जमीन पर गिरने दिया। उसी समय उसकी नजर पेड़ के पीछे छिपे आदमी पर पड़ी। वह तुरंत हरकत में आया और उस आदमी पर तीर की तरह हमला कर दिया। एलेक्स का दिमाग पहले से ही पूरी तरह से युद्ध की स्थिति में था और वह पहले से ही सभी प्रकार के परिदृश्यों और उनके समाधानों की गणना कर रहा था जिनका उसे यहां सामना करना पड़ सकता था। उस आदमी को बस कुछ धुंधली सी तस्वीरें दिखीं और उसका दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में डर की झलक थी क्योंकि वह दुश्मन की हरकतों को समझ नहीं पा रहा था और उसने मुश्किल से अपनी तलवार निकाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 242 अध्याय 242। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 242 से 242। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह व्यक्ति अचानक हुए घटनाक्रम से स्तब्ध रह गया और घबरा गया, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। म्यान से तलवार निकालते हुए उसने अपनी तलवार सीधे सामने की ओर खींची और उस दृश्य की कल्पना की जिसमें उसकी तलवार उस आदमी की छाती में घुस गई थी जो उस पर बेतहाशा हमला कर रहा था। स्विश। एक धुंधली छवि टिमटिमाई और उसकी तलवार ने उस पागलपन भरी छवि को भेद दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी पागलपन भरी मुस्कान उभरी, लेकिन उसकी आशाएं टूट गईं और उसने जो दृश्य देखा था वह साकार नहीं हुआ। बेवकूफ। उसके चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आया जब उसने अपने पास से आती एक हल्की सी तिरस्कार भरी आवाज सुनी और ये देखकर भयभीत हो गया कि उसने जो छेद किया था वह तो बस एक छवि मात्र थी जो तुरंत गायब हो गई। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था और प्रतिक्रिया करने के लिए उसने अपना शरीर घुमाया, लेकिन जब तक वह कुछ देर कर पाता, एक तलवार प्रकट हुई और उसने उसकी भुजाओं को मक्खन काटने वाले चाकू की तरह काट डाला। वह व्यक्ति हैरान होकर एलेक्स को देखता रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, एलेक्स ने उसका गला काट दिया। आपने एक प्रारंभिक महाकाव्य रैंक योद्धा को मार दिया है। आपने 50 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। बहुत दिनों के बाद एक नोटिफिकेशन उसके सामने आया। एलेक्स की आंखें लगभग नम हो गईं, ये नोटिफिकेशन देखकर। सिस्टम में एक प्रतिबंधात्मक विकल्प था क्योंकि एक बार रैंक ऊपर हो जाने के बाद वह कम रैंक वाले लोगों को मारने से अनुभव अंक प्राप्त नहीं कर सकता था और यहां तक कि जब वह कम रैंक वाले लोगों को हरा देता था तो उसे एक गुंडा भी माना जाता था। इससे एलेक्स को बहुत निराशा हुई क्योंकि जितना अधिक ऊंचाई पर चढ़ते थे उतनी ही अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था और सामान्य ट्रॉप्स की तरह रैंक के अनुसार अनुभव में कोई वृद्धि नहीं होती थी। यह उसके प्रति पक्षपातपूर्ण बात थी और एक तरह से देवी उसे व्यवस्था के बजाय स्वयं पर अधिक भरोसा करने के लिए कहकर उसे प्रतिबंधित कर रही थी। और ऊपरी क्षेत्र के पावरहाउस पेड़ों पर नहीं उगते हैं जिन्हें वह उठाकर जितना चाहे खा सकता है। इस दुनिया में 100 या उससे ज्यादा ओवरलॉर्ड योद्धा भी नहीं होंगे, इसलिए अगर वह ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंच जाता है तो उसका स्तर कितना अच्छा होगा। जब वह अधिपति क्षेत्र में पहुंचेगा तो 10 अधिपतियों को मारने से उसे बमुश्किल 1000 अनुभव प्राप्त होंगे और उन्हें मारना आसान नहीं होगा। एलेक्स ने उस समय अपनी सारी शिकायतें अपने दिल में दबा ली और इन काले कपड़े पहने लोगों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। वह किसी और समय देवी से परेशानी मोल ले सकता था। एलेक्स ने पलटकर देखा कि अन्य 5 छायाएं उसकी ओर आ रही हैं, जबकि 2 जादूगरों ने अपने मंत्र तैयार कर लिए थे और उन्हें डालने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय उनमें से एक ने अपनी तलवार निकाली।
तलवार पूरी तरह से काली थी और पूरी धार पर जानलेवा जहर लगा हुआ था, जिससे अजीब सी गंध आ रही थी। तलवार का एक ही वार दुश्मन को मारने के लिए काफी था और यहाँ तक कि एक मरहम लगाने वाले के लिए भी जल्दी ठीक होना मुश्किल हो सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स, जिसके कंधे और हाथ पहले आदमी को मारने के बाद शिथिल हो गए थे, ने अचानक गति बढ़ा दी और उसने एक सहज गति से अपनी तलवार खींच ली। आभा के इंजेक्शन से उसकी काली लंबी तलवार पर एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी और उस आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। यह उसके सबसे शक्तिशाली प्रहारों में से एक था और उसने अतीत में इसके साथ कई महाकाव्य रैंक के योद्धाओं को मार डाला था। हालांकि जैसे ही एलेक्स ने अपनी तलवार को एक सामान्य गति से ऊपर की ओर घुमाया, उसका दिल अंधेरे में डूब गया। तलवार का वार हल्का और शक्तिहीन प्रतीत हुआ, लेकिन यह इतना तेज था कि आदमी अपनी आंखों से इसका मार्ग नहीं देख पाया। ऐसा लग रहा था कि उसकी गति महाकाव्य रैंक के योद्धा की सीमा से अधिक थी और वह ठीक से प्रतिक्रिया भी नहीं कर पा रहा था। उसका हृदय ये सोचकर भयभीत हो गया कि वह व्यक्ति जानबूझकर अपनी शक्ति छिपा रहा है। आदमी का चेहरा उदास हो गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सारा मन बाहर निकालकर अपनी तलवार में डाल लिया, उसका चेहरा और भी तीव्र हो गया। एलेक्स की तलवार पर लाल रंग की रोशनी की चमक दिखाई दी। रोशनी बहुत फीकी थी और अगर कोई व्यक्ति स्थिति को पूरी तरह ध्यान से न देखे तो उसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। शिंग। धातु के एक दूसरे से रगड़ने से उत्पन्न गोल कंपन ध्वनि के कारण बारिश की बूंदें टूट गईं। मरना। एड्स बाय पब फ्यूचर। दो तलवारें आपस में टकराईं, जिससे उनके आसपास बारिश का पानी बिखर गया और वे उड़ गईं। एक तलवार बीच से कट गई और तलवार की नोक हवा में उड़ गई। वह आदमी बहुत डर गया और उसका सिर सुन्न हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि दुश्मन भी उसके बराबर ही रैंक का है और उम्र में भी काफी छोटा है, फिर भी वह अपने दुश्मन के हमलों से खुद को बचाने में असमर्थ है। वह व्यक्ति तुरंत अपने विचारों से बाहर आया जब उसने देखा कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसकी तलवार काट दी है। उसने दूसरों को संकेत देते हुए पीछे हटने के बारे में सोचा, लेकिन एलेक्स की परछाई उसकी आंखों के सामने घूम गई और उसकी गर्दन के पीछे एक ठंडी सनसनी फैल गई, जिससे उसके शरीर में सनसनी फैल गई। उसकी गर्दन से खून बहने लगा और उसका सिर जमीन से गिर गया। उसका सिर काटने के बाद एलेक्स ने उस पर एक नजर भी नहीं डाली और अगले काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा। एलेक्स की पीठ से खून की धार फूट पड़ी और लाश जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर काले वस्त्र पहने सभी लोगों की आंखें सदमे और भय से फैल गईं, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा और न ही एक शब्द बोला। इसके बजाय उन्होंने अपने हथियारों की पकड़ और मजबूत कर ली और एलेक्स की ओर बढ़ना जारी रखा। भले ही उनकी टीम के 2 सदस्य तुरंत मारे गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अजेय था। इसके अलावा उनके पास कई फायदे हैं और उनकी योजना पहले उस आदमी को मारने की नहीं थी। उन्हें बस अपने आदमियों को काम में लगाना है और उन्हें तब तक व्यस्त रखना है जब तक उनका लक्ष्य पूरा न हो जाए। अभी भी बहुत से लोग बचे हुए थे, इसलिए उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं थी। तेज हवा के झोंके। जादूगरों में से एक ने अपनी छड़ी एलेक्स की ओर तान दी और बैंगनी रंग के बवंडर हवा में बहने लगे। हवा की हरी भरी धारें मिट्टी, पत्ते और पत्थरों को हिलाते हुए घातक नृत्य कर रही थी और एलेक्स की ओर तेजी से बढ़ रही थी। एलेक्स हवा के तूफान को देखकर सतर्क हो गया और हवा में उछल गया, लेकिन उसी समय उस पर एक और जादू चलाया गया। चिलचिलाती ज्वाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 243 अध्याय 243। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 243 सी 243। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरे जादूगर ने भी लगभग उसी समय अपना जादू चलाया। लगभग 3 से 4 मीटर ऊंची अर्धचंद्राकार आग की धार हवा में सीटी बजाती हुई एलेक्स की ओर बढ़ी, जो बवंडर से भी तेज थी। काले वस्त्र पहने दूसरा व्यक्ति एलेक्स की ओर बढ़ा, जिससे एक ऐसा घेरा बन गया जिससे बचकर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए। सड़क में दरारें पड़ने लगीं और किनारे पर लगे कई पेड़ तेज हवाओं के कारण उखड़ गए, जबकि सड़कें कुछ देर पहले बारिश के पानी से भीगी हुई थीं और फिर आग की लपटों से झुलस गईं। जब काले वस्त्र पहने व्यक्ति अपने शिकार के पास पहुंचा तो भीषण गर्मी की लहर चल रही थी। एलेक्स की अभिव्यक्ति शांत रही क्योंकि उसने अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन किया। अचानक वह एक पेड़ की ओर कूद गया और पास के एक पेड़ पर अपने पैरों को पटक दिया, जिससे वह तुरंत दिशा बदलने में सक्षम हो गया। एलेक्स ने अपनी तलवार पर वार किया और आग की धार को मुड़कर बवंडर पर फेंक दिया। इसके बाद उसने लॉन्चिंग पैड पर 2 और पेड़ों का इस्तेमाल किया और फिर एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर बढ़ा तथा उस पर तलवार तान दी। एक खंजर ने एलेक्स की आस्तीन चीर दी और उसकी जहरीली धार उसकी बाहों को चीरने से मात्र 1 मिलीमीटर दूर रह गई। एलेक्स के पीछे दोनों मंत्रों के बीच जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे लपटें फूट गईं और बवंडर 2 टुकड़ों में बंट गया। एलेक्स ने अपने सामने खड़े काले लुटे पिटे हमलावर के हमले को नाकाम करने के लिए अपनी तलवार से अपनी कलाई मरोड़ ली और अपनी तलवार से उसकी छाती पर वार कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर।
एलेक्स ने उसकी छाती पर लात मारी और उसे आधार बनाकर पीछे खड़े जादूगर की ओर आगे बढ़ा। स्विश! जैसे ही एलेक्स ने छलांग लगाई, एक आग का गोला उसकी ओर फेंका गया। एलेक्स ने अपनी तलवार उठाई और इसे बचाव के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और अपने शरीर को घुमाया, जिससे हमला उसकी तलवार पर हुआ और उसने जादूगर की ओर वापस फेंक दिया। जादूगर ने भौहें सिकुड़ी और बचाव के लिए जादू करने हेतु अपनी छड़ी उठाई। धमाका! दोनों मंत्रों के टकराने से जमीन हिल गई और वह कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया। उसे रोको! समूह का उपनेता समझ सकता था कि एलेक्स क्या करने की कोशिश कर रहा था और उसने तुरंत सैनिकों को आदेश देने की कोशिश की। अपने 3 साथियों को शीघ्रता से मरते देखकर वे अत्यधिक दबाव में थे। एलेक्स ने अपना इरादा नहीं छिपाया और तुरंत जादूगर की ओर बढ़ गया। दोनों लंबी दूरी के जादूगर हाथापाई में पूरी तरह से बेकार थे और पूरी तरह से अपने साथियों की सुरक्षा पर निर्भर थे। दोनों जादूगर तुरंत सतर्क हो गए और घबराहट के बावजूद उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपनी डिस्पोजेबल जादुई ढालों को निकाल लिया। उसी समय उनकी छड़ियों की नोक चमक उठी और उन्होंने और भी अधिक शक्तिशाली मंत्र के लिए शक्ति एकत्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। अगर वे एलेक्स को पकड़कर बांध सकें तो उनके साथी उसे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। उनके सामने जादुई ढालें प्रकट हुई जो उनके लिए निर्धारित थीं और उनकी छड़ियों पर डाली गईं। काले वस्त्र पहने अन्य लोग अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एलेक्स के फंस जाने पर उस पर हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। एलेक्स ने दोनों जादूगरों को घेरे हुए सुनहरे जादुई ढालों को देखा और उसके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उभर आई। यदि वह एक सामान्य तलवारबाज होता तो वह पहले ही गड्ढे में गिरकर वध होने की प्रतीक्षा कर रहा होता। उनकी मुख्य विशेषता सिर्फ तलवार चलाना नहीं थी बल्कि अल्पविराम। जब एलेक्स काले वस्त्र पहने व्यक्तियों के समूह के साथ बातचीत कर रहा था, तब क्रिस्टीना भी एक अन्य समूह से घिरी हुई थी। स्विश स्विश! क्रिस्टीना की छवि धुंधली हो गई और 2 धुंधली परछाइयां आपस में टकराने लगीं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! उन्होंने 1-2 राउंड तलवारें चलाईं और एक आकृति हवा में उड़ गई, जो चितले जैसी गुड़िया की तरह थी और उसके पूरे शरीर पर घाव थे। क्रिस्टीना ने दोनों आती हुई तलवारों को शांति से देखा और अपनी तलवार हिला दी। उसकी तलवार पहले आदमी से टकराए और वार की ताकत से उसकी कलाई अस्वाभाविक रूप से मुड़ गई। तलवार की दिशा बदल गई और चाप दूसरे आदमी की ओर बढ़ गया। काले कपड़े पहने दूसरे व्यक्ति ने रुककर वार से बचने के लिए अपना शरीर घुमाया, लेकिन उसी क्षण क्रिस्टीना ने तेजी से दूरी कम कर ली थी। उसकी तलवार उसकी छाती में गहरी धंस गई और पीछे से बाहर आ गई। क्रिस्टीना ने अपनी तलवार निकाली और जब वह घुटनों के बल गिरा तो उसके मुंह से एक अजीब सी गुर्राहट जैसी आवाज निकली। एड्स बाय पब फ्यूचर! क्रिस्टीना ने अपनी नजर घुमाई और तेजी से हवा में कलाबाजी करते हुए पीछे कूद पड़ी। एक तलवार उसके पैरों के नीचे से गुजरी जिसका उद्देश्य उसके पैर काटना था, लेकिन क्रिस्टीना ने काफी तेजी से प्रतिक्रिया की। आदमी के चेहरे पर भाव-भंगिमाएं विकृत थीं। वह जानता था कि क्रिस्टीना की ताकत खत्म हो चुकी है और उसे फिर से शुरुआत करनी होगी, लेकिन वह 2 साल के भीतर ही उनसे मुकाबला करने में सक्षम हो गई। उसने अपना तलवार उठाया और उस पर हमला कर दिया। क्रिस्टीना ने धीरे से अपनी तलवार घुमाई और उस पर हमला कर दिया। उसने अपनी कलाई मोड़ी और उस आदमी के धड़ पर लात मारते हुए दूरी कम कर दी। उस आदमी ने दर्द भरी कराह निकाली और उसका स्टैंड टूट गया और क्रिस्टीना ने अपना सिर घुमाया और अपने घुटनों को उसके सिर पर पटक दिया। उसके शरीर से खून बहने लगा जिससे उसकी दृष्टि लाल हो गई और उसे चक्कर आने लगा तथा घबराहट होने लगी। वह आदमी घुटनों के बल गिर गया और उसके सिर पर बड़ी चोट लग गई। एक शूरवीर में ईमानदारी और नैतिक सिद्धांत होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो वह शूरवीर बनने के लायक नहीं है। तुम्हारे जैसा बदमाश अयोग्य है और इतनी प्रतिष्ठित रैंक को कलंकित कर रहा है, क्रिस्टीना ने घृणा से कहा। आदमी की दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह उसे पूरी तरह भयभीत होकर देखने लगा। उसके शब्द गले में अटक गए क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या क्रिस्टीना ने उनकी पहचान का अनुमान लगा लिया है। कैसे? आदमी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछा। तुम्हारी युद्ध तकनीकें उन बदमाशों से काफी मिलती जुलती हैं। तुम्हें समूह के नीचे के आदमी का बेकार सामान होना चाहिए। तुम पहले ऊपर जाओगे और दूसरों के लिए जगह सुरक्षित रखोगे। जल्द ही मैं तुम्हारे पीछे पूरी सेना भेज दूंगी, क्रिस्टीना ने ठंडे भाव से कहा और अपनी तलवार घुमाई जिससे वह व्यक्ति कट गया और वह हतप्रभ रह गया। उस कमीने ने इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पीछे एक आदमी भेजने की हिम्मत की। क्रिस्टीना का चेहरा काला पड़ गया और उसके सीने में गुस्सा जलने लगा। वह चिंतित थी कि क्या उस आदमी ने उनसे निपटने के लिए कोई मजबूत आदमी भेजा है। अगर वह यहां मर जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन वह एलेक्स को लागू नहीं कर सकती जिसका भविष्य उज्ज्वल था। क्रिस्टीना ने एलेक्स के पास लौटने के बारे में सोचा, तभी उसने एक कमजोर दिखने वाले आदमी को देखा जिसका एक हाथ गायब था। तुम? क्रिस्टीना ने हैरानी भरे भाव से उस आदमी को देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 244 अध्याय 244।
गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 244 244। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने अपनी तलवार की पकड़ मजबूत की और जादूगर की ओर उदार दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ा। एलेक्स के हाव भाव देखकर जादूगर घबरा गया और सीधे उनकी ओर बढ़ा। मन तलवार की नोक पर घूम गया और तलवार की नोक ने हवा में एक चक्र बना दिया। तलवार की नोक पर एक हल्की चमक चमक उठी और उसने अपनी तलवार को अग्नि प्रकार के जादूगर की जादुई तलवार पर जोर से मारा। तलवार के संपर्क में आते ही जादुई ढाल तुरंत हिलने लगी, जैसे उबलते तेल का कटोरा पानी के छींटे पड़ने पर हिलने लगता है। तलवार की नोक आसानी से ढाल को भेदती हुई निकल गई। इसने पलक झपकते ही जादुई ढाल में छेद कर दिया और आसानी से उसे पार कर गया, जबकि जादूगर अविश्वास से ये दृश्य देख रहा था। दूसरे ने सोचा कि यह उनका मौका है और जब एलेक्स ढाल को तोड़ने में असमर्थ हो जाएगा तो वे हमला करेंगे। लेकिन उनके सपने चकनाचूर हो गए और बेरहमी से कुचल दिए गए। वे एलेक्स की चाल देखकर जमीन पर जड़वत खड़े हो गए और इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते या उन्हें बचा पाते, एलेक्स चीते की तरह तेजी से उन पर झपट पड़ा। जादुई ढाल इस तरह फट गई थी मानो वह कागज का टुकड़ा हो। एलेक्स ढाल के बीच से गुजरता है और जादूगरों को भयभीत कर देता है, जो निराशा में चीखने लगते हैं, क्योंकि एक क्षण के लिए एलेक्स की आकृति मृत्यु के देवता के साथ जुड़ जाती है। हमें छोड़ दो। एड्स बाय पब फ्यूचर। हमारा तुम्हें मारने का कभी इरादा नहीं था, हम बस तुम्हें नीचे रखना चाहते थे। जादूगर ने एलेक्स को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जैसे वह बहरा था उसकी आकृति बस उनके पास से गुजर गई। वह तेजी से अवरोध को पार कर गया और एक एक करके 2 जादूगरों पर हमला कर दिया। पूरे स्थान पर कांच के टूटने की आवाज गूंज उठी। चीख। जैसे ही एलेक्स उनके पास से गुजरा, हवा में खून बहने लगा और 2 शव जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। एक जादुई तलवारबाज को हमेशा लाभ होता है और जब बात एलेक्स की आती है, जिसने तलवारबाजी और जादू दोनों में महारत हासिल कर ली थी, तो जादूगरों को मारना उसकी विशेषता थी। जादूगरों को अपनी उच्च स्तरीय ढाल पर अत्यधिक विश्वास था। वे सोचते थे कि जब तक उनके पास मजबूत ढाल है, तब तक उनके समान रैंक या उनसे एक रैंक ऊपर का प्रतिद्वंद्वी उन्हें छू नहीं पाएगा, जिससे वे काफी अहंकारी हो जाते थे। हालांकि एलेक्स इस पूर्वधारणा का एक विशेष अपवाद था। तलवार को अधिक धारदार बनाने के लिए तलवारबाजी में जादू का प्रयोग करके तथा एक छोटे से बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके अपनी सारी शक्ति लगाकर वह अवरोध को काटने और तोड़ने के बजाय कम प्रयास से अवरोध को भेद सकता था। सिद्धांत दबाव के प्रयोग जैसा ही था। छोटे क्षेत्र, बड़ा बल और दबाव इतना बढ़ा दिया जाता है कि अवरोध का विशेष बिंदु भारी दबाव में ढह जाता है। इसके अलावा एलेक्स के बेहतरीन नियंत्रण में मन बाधा पर आक्रमण करना शुरू कर देता है और उसे अंदर से फाड़ देता है, और जैसे ही उसकी तलवार बाधा को छूती है, वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। एलेक्स ने खून को साफ करने के लिए अपनी तलवार घुमाई और अपने चारों ओर मौजूद आकृति को जानलेवा निगाहों से घूरने लगा। 4 तलवारें हवा में एक साथ उसकी ओर फेंकी गईं, और वे सभी अलग अलग दिशाओं और कोनों से आ रही थीं, जिससे बचने या पीछे हटने के सभी रास्ते बंद हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने अपनी तलवार पीछे की ओर घुमाई और पहले उस तलवार को निशाना बनाया जो पीछे से उसके दिल पर निशाना साध रही थी। ऐसा करते हुए उसने तलवार को उसके मूल रास्ते से हटा दिया और तलवार चलाने वाले की एक उंगली काट दी। फिर उसने अपनी तलवार ऊपर उठाए और एक और लंबी तलवार को तुरंत 2 हिस्सों में काट दिया, जबकि वह पीछे की ओर गिर गया, जिस पर 2 छोटी सुइयां उसके चेहरे के पास से मुश्किल से गुजरी। उसी समय उसने अपनी तलवार से एक और काले कपड़े पहने हमलावर के पेट को छेद दिया। पलक झपकते ही एलेक्स ने चारों घातक हमलों को चकमा दे दिया और हमलावरों में से एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। एक छोटी तलवार पीछे से उसकी कमर की ओर आए और भले ही वह ऐसा करने में सफल रहा, फिर भी उसके कपड़ों पर एक घाव हो गया। 2 उड़ते हुए चाकू उसके कान के पास से निकले, लेकिन एलेक्स ने तेजी से अपना सिर हिलाकर उन्हें चकमा दे दिया और चाकू उसके बालों की कुछ लटों को काटते हुए बाल बाल बच गए। यदि वह थोड़ी देर बाद चकमा देता तो वह उसकी ग्रंथि में घुस जाता। लानत है, एलेक्स ने अपने लंबे बालों को नियंत्रण में रखते हुए उन्हें झटकते हुए कहा। अब तक वापस आकर संघर्ष करने के बाद ये पहली बार था कि एलेक्स को अपने लंबे भारी बालों के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, जो बारिश के कारण गीले हो गए थे, जिससे उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी। कमीने, मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे बाल काट दूंगा, एलेक्स ने बड़बड़ाया और एक तेज गति के साथ उसने अपनी तलवार उस आदमी के पेट में घोंप दी और अपनी तलवार को कसकर दबा दिया, जिससे उसे और अधिक दर्द हुआ। लेकिन दुष्ट व्यक्ति ने हार मानने का कोई इरादा नहीं किया और उसने अपनी छोटी तलवार उस पर घुमा दी। एलेक्स की तलवार बारिश की बूंदों के नीचे नाच रही थी और उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था। इन सभी लोगों के हथियार घातक जहर से लिपटे हुए थे और एक हल्का सा चुभन भी किसी को पाताल लोक भेजने के लिए पर्याप्त था, और जब तक कि वह उच्च स्तर का न हो जाए तब तक उन पर उपचार मंत्र लगभग बेकार थे।
और यदि यह भी पर्याप्त नहीं था तो जब उसके हथियार टकराते तो जहर का एक हिस्सा उसके ऊपर छलक जाता जो त्वचा को पार कर जाता था, जिससे हल्की जलन और बेचैनी होती थी। सौभाग्य से एलेक्स को एक मजबूत आशीर्वाद मिला था जिससे उसे जल्दी ठीक होने में मदद मिली। वह क्रिस्टीना के बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि देवी की इन प्यारी में जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक थी और वे जहर के प्रति लगभग प्रतिरक्षित थीं। यद्यपि यह जहर उन्हें कठिन परिस्थिति में डाल सकता है, लेकिन इससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एलेक्स ने उस आदमी को घूर कर देखा जो उसे जाने नहीं दे रहा था और यद्यपि उसे चाकू मारा गया था फिर भी उसने उस पर अपनी तलवार को उग्रता से घुमाया। एलेक्स ने अपना सिर झुकाकर वार को टाल दिया और उस आदमी की कलाई पकड़कर उसे एक अजीब कोण पर मोड़ दिया। एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और उस आदमी का चेहरा अत्यधिक दर्द के कारण विकृत हो गया। एलेक्स ने अधिक ताकत लगाते हुए उस आदमी की भुजाओं को खींचा और अपनी तलवार को ऊपर की ओर उठाते हुए उस आदमी को 2 हिस्सों में काट दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 245 अध्याय 245। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 245 सी 245। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने एक साथ 4 महाकाव्य रैंकों का सामना किया जिन्होंने उससे छुटकारा पाने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल किया। लुकास ने एक व्यक्ति के हमले को रोक दिया तथा दूसरे व्यक्ति पर तलवार से हल्का सा वार किया। उनमें से एक ने उसकी पीठ पर वार किया और उस पर जहर लगे 2 खंजर चला दिए। एलेक्स ने छलांग लगाए और अपने शरीर को घुमाया जिससे खंजर उसके आर पार हो गया तथा वह उस आदमी के कंधे पर जा गिरा और उस पर अपनी तलवार से वार किया। उसकी तलवार उसकी पीठ में गहरी धंस गई और वह व्यक्ति खून की खांसी करने लगा, लेकिन जब एलेक्स ने अपनी तलवार खींचने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने अपनी तलवार पकड़ ली और एलेक्स की हरकतों को रोकते हुए उसे बाहर निकलने से रोकने की कोशिश की। एलेक्स ने 2 आदमियों को तेजी से अपनी ओर आते देखा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और डर के बजाय उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। तुम तो बस दूसरों पर हमला करना जानते हो। किसी को पता लगे बिना ही क्रिस्टीना उस आदमी के पास पहुंची और अपनी तलवार को कुशलतापूर्वक एक आदमी की पीठ पर मार दिया। इसकी नोक सामने से निकलकर आदमी की पीठ में घुस गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने उसे एक बेजान गुड़िया की तरह एक तरफ धकेल दिया और जमीन पर पैर पटकते हुए खुद को दूसरे पर फेंक दिया। एलेक्स उस आदमी को मार देता है और बचे हुए आदमी की ओर झपटता है। दोनों के बीच झड़पों की एक श्रृंखला शुरू हो गई जबकि दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। एलेक्स को दूसरी तरफ से एकजुट होना काफी अच्छा लगा जबकि प्रतिद्वंद्वी रोने और टूटने की कगार पर था। यह शायद पहली बार था कि उस आदमी को इस तरह का अन्याय सहना पड़ा था क्योंकि वह हमेशा दूसरों पर हमला करने वाला व्यक्ति था। कुछ क्षण बाद क्रिस्टीना ने अपनी तलवार की धार उस काले लुटे हुए आदमी की गर्दन पर रखी और ठंडे स्वर में पूछा, कुत्ते कमीने, क्या तुम्हें उस गद्दार कमांडर ने भेजा था? एलेक्स ने अपनी आंखें झपकाईं और अपने कान रगड़े, ये सोचकर कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। क्रिस्टीना कम बोलने वाली लड़की थी और वह इस तरह के सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग भी नहीं करती थी। एलेक्स ने देखा कि क्रिस्टीना थोड़ी उत्तेजित और चिड़चिड़ी लग रही थी और उसने सोचा कि ऐसा शायद आज हुई उस घटना के कारण हो रहा है जब वह अपने माता पिता से मिलने गई थी। एलेक्स ने उसके पेट पर एक छोटा सा घाव देखा और भौहें सिकोड़कर उससे इसके बारे में पूछना चाहा, लेकिन क्रिस्टीना के सवाल पूछने से पहले वह रुक गया। मुझे मार दो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा, क्रिस्टीना ने बुदबुदाते हुए उदासीन भाव से उस आदमी की गर्दन काट दी। आप कैसे घायल हुए? एंगस ने मुझसे लड़ाई की। क्रिस्टीना ने एलेक्स की आकृति पर एक नजर डाली और एक पल के लिए विचार करते हुए पूछा, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था और तुम अचानक यहाँ भागे? एलेक्स ने अपना गाल खुजाते हुए कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। एलेक्स एंगस की बदकिस्मती पर जोर से हंसना चाहता था। उस आदमी ने सिर्फ अपने घमंड को बढ़ाया और अपनी जेल से बाहर आया और शायद अपनी पिछली ताकत हासिल कर ली थी, लेकिन क्रिस्टीना ने उसे गिरा दिया। एलेक्स को पहले से ही इस लड़ाई के बारे में पता था और वह जानता था कि एंगस वर्तमान क्रिस्टीना का मुकाबला नहीं कर सकता, जो लगभग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। युद्ध के दौरान उसके पास मौका था, लेकिन अब वह उसे चुनौती देने के भी योग्य नहीं है। एलेक्स ने रहस्यमयी मुस्कान दी। क्रिस्टीना ने आह भरते हुए कहा, माफ करना, मैं उस कुत्ते को नहीं मार पाए। वह भाग गया। ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या ये सभी उसके आदमी थे? एलेक्स ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्रिस्टीना ने सिर हिलाया। एलेक्स के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया और वह जोर से सांस लेने लगा। आगे बढ़ते हुए उसने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और कहा, चलो चले। एलेक्स की गर्म सांसें क्रिस्टीना को छू गईं और उसके हाथों ने बारिश में उसे थोड़ी गर्मी दे दी। बारिश ने सारी आवाजें दबा दी और युद्ध से निकला खून तुरंत बह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके कपड़ों पर कुछ कट के निशान थे।
मूसलाधार बारिश के कारण उनके बाल उनके सिर पर चिपक गए थे, जिससे वे अस्त व्यस्त दिख रहे थे। एलेक्स ने अपने मन की शांति के लिए यह आकलन किया कि क्या क्रिस्टीना को जहरीले घाव से कोई कट लगा है, और यह पाकर खुश हुआ कि उसे कोई कट नहीं लगा है। कहाँ? क्रिस्टीना ने पूछा। कुछ लोग नहीं जानते कि कैसे पीछे लेटना है, इसलिए हमें उन्हें उनकी स्थिति दिखानी चाहिए। एलेक्स ने क्रिस्टीना को अपनी बाहों में खींच लिया और उसका शरीर हवा में तैरता हुआ सीधे आसमान में उड़ गया। क्रिस्टीना ने एलेक्स के चेहरे के हाव भाव को देखा, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह आदमी युद्ध करने जा रहा है। अल्पविराम। एक अस्त व्यस्त आकृति घने छत्र के पार भागती हुई यथासंभव दूर भागने की कोशिश कर रही थी। वह खून से लथपथ था जो बारिश की बूंदों से धुल रहा था। उसने दर्द को दबाने के लिए दांत भींचे, लेकिन आज की हार एक और अपमान का प्रतीक है। अगर वह आज के दिन कुछ जी भी लेता तो भी उसके दिल में एक छाया रह जाती। वह पहले ही अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका था और सोचता था कि चूंकि क्रिस्टीना की हत्या के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए कम से कम एलेक्स को खून के आंसू रोते देखकर उसके दिल को शांति मिलेगी। लेकिन कौन जानता था कि लड़की इतनी क्रूर हो जाएगी और लगभग उसके बचे हुए हाथ भी काट डालेगी। ऐसा नहीं था कि वह दुर्जय थी, बल्कि उसका हाथ कट जाने से उसका संतुलन बिगड़ गया था, और चूंकि वह बिना किसी युद्ध प्रशिक्षण के इतनी बुरी हालत में था, इसलिए उसकी हालत युद्ध के लिए अच्छी नहीं थी। वह अपने पद के बल पर दूसरों पर हावी हो सकता था, लेकिन क्रिस्टीना के सामने, जिसके पास श्रेष्ठ युद्ध कौशल, विशाल अनुभव और मौन समझ थी, वह खुद को रोक पाने में भी सक्षम नहीं था। मौत को देखकर उसका दिल डर से कांप उठा, लेकिन जब उसने दूसरी तरफ की स्थिति देखी तो उसके दिल में एक उम्मीद जगी। एलेक्स और क्रिस्टीना ने उस आदमी द्वारा भेजे गए काले वस्त्रधारी व्यक्तियों को लगभग मार ही डाला था। एंगस जानता था कि अगर वह बच गया तो वे उसे मार देंगे, लेकिन चूंकि वे सभी मारे जा चुके थे, इसलिए उसे रोकने वाला कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में उसने अपनी जान बचाकर कहीं छिपने की सोची। वह किसी को भी भड़काने की शपथ नहीं लेता और चुप रहता है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि मौत का फरमान पहले ही जारी हो चुका था और इस बार उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, और दूत पहले ही तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 246 अध्याय 246। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 246 सी 246। जुटिजा के आभूषण संग्रह में अपनी शैली खोजें। जुटिजा के आभूषण संग्रह में अपनी शैली खोजें। प्रायोजित हीरा आभूषण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एंगस, जो पागलों की तरह दौड़ रहा था, ने अचानक देखा कि चारों ओर एक बड़ी छाया फैल गई है। पहले तो उसे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसने देखा कि छाया तेजी से पीछे हट रही है और उसकी आंख की पुतली बड़ी हो गई है। उसने तेजी से गाड़ी चलाते हुए ऊपर देखा, लेकिन उसके भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आग का एक गोला नीचे उतरा और एक तेज आवाज सुनाई दी। उल्कापिंड तोड़। धमाका। एक पैर का तलवा उसके सिर में घुस गया और उसका शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सूक्ष्म विस्फोट के कारण जमीन हिलने लगी और फटने लगी। धूल और मलबा बह गया और एक गड्ढा बन गया। धुएं का बादल गायब हो गया। एलेक्स की आकृति प्रकट हुई और वह क्रिस्टीना को अपनी बाहों में पकड़े हुए एंगस के ऊपर खड़ा था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस कदम का नाम कार्रवाई से मेल नहीं खाता, क्रिस्टीना ने बुदबुदाया। एलेक्स जोर से हंसा। उसे फिल्म का एक दृश्य याद आया जिसमें एक पांडा अपने दुश्मनों को हराने के लिए ऊपर से गिरता है और अपने नितंबों से दुश्मन पर वार करता है, लेकिन चूंकि वह अपनी पत्नी के सामने कुछ शर्मनाक काम नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर भी इसका प्रभाव उतना बुरा नहीं था और वह पहले से ही इस कदम को अपने शस्त्रागार में शामिल करने के बारे में सोच रहे थे। एलेक्स ने एंगस की दयनीय आकृति को देखा, जिसके सिर पर एक बड़ा सींग था। एंगस के होठों से खून रिसने पर गुड़गुड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। क्या मेरी लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई? लगता है वह मेरी इस छोटी सी हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्रिस्टीना ने भावशून्य भाव से कहा। एलेक्स ने उसे नीचे रखा और एंगस की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर खींचा और उसे जगाने के लिए थप्पड़ मारा। एंगस कांपती हुई आवाज में बुदबुदाया, ये तुम्हारे पिताजी हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एंगस ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एलेक्स का चेहरा उसे खतरनाक नजर से घूर रहा था। क्या? एंगस भयभीत होकर चिल्लाया और उसकी चीखें सुअर की चीखों जैसी लग रही थीं। अगर तुम मुझे छोड़ दो और मुझे कहीं छिपा दो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, एंगस ने अपना सारा साहस जुटाते हुए कहा। एलेक्स के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और वह बोला, नहीं धन्यवाद। पहले मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं पहले तुम्हें नहीं मार पाया था, लेकिन अब मार पाऊंगा। हे। एलेक्स की भयावह हंसी पूरे स्थान पर गूंज उठी, जिसके बाद गड़गड़ाहट के तेज प्रहारों ने एंगस की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। एंगस, तुमने यहां आकर अच्छा किया।
तुम्हारी सारी मेहनत के बदले मैं तुम्हें मौत दूंगा, एलेक्स बोला और उसकी गर्दन तोड़ दी, जिससे वह तुरंत मर गया। स्नैप! चुप रहो, आखिरकार यह खत्म हो गया, क्रिस्टीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यह अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, एलेक्स ने हत्या के इरादे से बड़बड़ाया। यदि वह इस मामले को तूल नहीं देता और स्थिति को और खराब नहीं करता तो वह मनुष्य नहीं कहलाता। अल्पविराम। एलेक्स और क्रिस्टीना तेजी से भागे। यद्यपि ऐसी कोई संभावना नहीं थी, फिर भी एलेक्स अपनी दूसरी पत्नियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उम्मीद है उनका लक्ष्य क्रिस्टीना ही थी, अन्य नहीं। एलेक्स ने मन ही मन सोचा, कौन जानता है कि उन शैतानों के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या होगा यदि क्रिस्टीना से लड़ने के लिए लोगों को भेजना उसे तब तक नीचे खींचना था जब तक कि असली काम न हो जाए। एलेक्स और क्रिस्टीना एक विशाल भव्य भवन के सामने पहुंचे। ये क्रिस्टीना का घर था, वह स्थान जहां उसकी सारी मधुर यादें तब तक संग्रहित थी जब तक कि वे उखाड़ नहीं दी गईं। हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे नौकरों ने खोलकर उनका स्वागत किया। वे कभी कभी एलेक्स और क्रिस्टीना को घूरते थे, जिनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और एलेक्स की पीठ पर खून से सना एक बोरा था। वे दोनों बुरी तरह घायल लग रहे थे और उन्हें घायल देखकर वे थोड़े डर गए। एलेक्स ने चारों ओर देखा और लड़ाई का कोई निशान नहीं पाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सब कुछ ठीक देखकर एलेक्स ने राहत की सांस ली। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हंगामा शुरू हो गया। रिया, कैथरीन और एथेना जो अभी अभी वापस आए थीं, चिंतित भाव से उन दोनों की ओर दौड़ी। क्या आप पर हमला हुआ? हे प्रभु, क्या आप ठीक हैं? एलेक्स की हालत देखकर रिया लगभग खुद को एलेक्स पर फेंक देती, लेकिन एलेक्स ने उसे आश्वस्त किया। एलेक्स ने बिना कुछ छोड़े सदमे को कम करते हुए सारी घटना की जानकारी दी। कैथरीन ने घृणा से कहा, हम अभी अभी वापस आए हैं और किसी ने हमें निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कैथरीन ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि ये द्वितीय राजकुमार के अधीन कमांडर था? क्रिस्टीना ने अपना सिर हिलाया। वह आदमी, वह तो कली को पूरी तरह से काट डालना चाहता था। लानत है! कैथरीन ने गुस्से में अपनी जमीन पटक दी। क्रिस्टीना को निशाना बनाना उन सभी को निशाना बनाने के बराबर है और इस प्रक्रिया में सभी को फंसाया जा सकता है। यदि वे सावधान न रहे तो वे अगला दिन भी नहीं देख पाएंगे। एलेक्स ने अपनी पत्नी को चिंतित नजरों से देखा और उसका खून खौल रहा था। यद्यपि वे मजबूत नहीं थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास समर्थन नहीं था। यदि किसी तरह यवोन या एथेना पर हमला हो जाता तो मामला आसानी से खत्म नहीं हो जाता। भले ही वे मौजूद नहीं थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वह झूठ बोलेंगे। सभी को आश्चर्य हुआ जब एलेक्स नीचे बैठ गया और उसने बोरी खोल दी। उसमें 3 लाशें थीं। एलेक्स ने एग्नेस की लाश को बाहर निकाला और बुदबुदाया, अगर कोई यहां आए तो इनका ख्याल रखना और उनमें से एक को उन्हें सौंप देना। अभी के लिए एक और रख लो। हम नहीं जानते कि जांच अधिकारी जासूस है या नहीं जो लाशें ले जाएगा और सबूत मिटा देगा। एलेक्स ने अपनी छाती का कवच और कंधे की प्लेटें खोल दी। एलेक्स ने रिया का खंजर मांगा और उसे लेकर अपनी छाती में छेद कर दिया तथा उस पर एक घाव बना दिया तथा इसी तरह अपने शरीर पर भी कुछ और घाव बना लिए। एलेक्स और क्रिस्टीना ने खुद को घायल कर लिया था ताकि वे लोगों की नजरों में घायल नजर आए। लेकिन एलेक्स अधिक दयनीय दिखना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स, तुम क्या कर रहे हो? मेरे नाथ! जब उन्होंने एलेक्स को खुद को घायल करते देखा तो वे डर से चीख पड़े। एक क्षण के लिए एथेना भी आश्चर्यचकित रह गई। कट्स पहनने के बाद उसने एंगस का गला काट दिया और उसका सिर पकड़कर ठंडे स्वर में बोला, मैं महल देखने जा रहा हूं। एलेक्स, क्या तुम पागल हो गए हो? क्रिस्टीना ने अविश्वास से पूछा। उसके चेहरे पर चिंता और अपराधबोध की भावना आ गई। अब यही सबसे अच्छा उपाय है। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते और यह नहीं दिखाते कि हमें धोखा नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये सभी लोग एक एक करके अपना सिर उठा लेंगे। एलेक्स ने ठंडे स्वर में कहा। रिया और क्रिस्टीना उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उस समय एथेना बोली, तैयारी करने वाले ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि एलेक्स इस मामले को बढ़ा देगा। उन्हें उम्मीद रही होगी कि सबसे खराब स्थिति में हम जांच की मांग करेंगे और वे उसके बाद की स्थिति का ध्यान रख सकेंगे। इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है कैथरीन? एथेना ने पूछा। कैथरीन ने एक पल के लिए सोचा और बोली, तार्किक रूप से हमें एक शांतिपूर्ण रास्ता अपनाना चाहिए और तब तक चुप रहना चाहिए जब तक हम मजबूत नहीं हो जाते, लेकिन एलेक्स को देखने के बाद मुझे लगता है कि उसे वही करना चाहिए जो वह चाहता है। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप पानी का परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, है ना? एलेक्स मुस्कुराया और बोला, महिलाओं अच्छी खबर की प्रतीक्षा करें। एलेक्स मुड़ा और बाहर जाने के लिए चल दिया। जो कोई भी उसकी ओर देखता उसे अचानक ऐसा लगता कि वह लाशों और खून की नदियों से भरे मैदान पर चल रहा है। एलेक्स ने एंगस की लाश को पकड़ लिया और सीधे आकाश की ओर उड़ गया। उसने कमजोर होने का नाटक किया और चुपचाप पड़ा रहा, केवल ये देखने के लिए कि कौन उसके पक्ष में है और उस पर दया करता है या कोई है जो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन तब से बात यहां तक आ गई है कि अब और प्रतिबंध लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
एलिस पहले से ही दूसरों पर नजर रख रहा होगा और अब वह सीधे सम्राट से न्याय की मांग करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे अपने रास्ते में आने के लिए हत्या भी करनी पड़े। एथेना ने एलेक्स को एक जटिल नजर से पीछे हटते हुए देखा। सबसे खराब स्थिति में सजा क्या हो सकती है? क्रिस्टीना ने चिंतित भाव से पूछा। शायद हाथ या पैर, एथेना ने बुदबुदाया। रिया के चेहरे पर उदासी छा गई और घबराहट के कारण उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जबकि क्रिस्टीना खुद को दोषी मानने लगी। वे लोग उसे पकड़ने आए थे और चूंकि एलेक्स मुसीबत मोल लेना चाहता था, इसलिए यदि उसे कुछ हो गया तो उसका पाप एलेक्स को ही भुगतना पड़ेगा। कैथरीन ने असहज भाव से कहा, एलेक्स की उपचार शक्ति और आशीर्वाद से वह कटे हुए पैरों को भी फिर से जोड़ सकता है, बशर्ते की सजा यही समाप्त हो। कैथरीन ने दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, चिंता मत करो, सबसे खराब स्थिति में भी सम्राट उसका सिर नहीं काटेगा। ऐसा नहीं है कि सम्राट ऐसा नहीं करेगा, उसके पास उसे नुकसान पहुंचाने की कोई योजना नहीं है। क्योंकि अगर वह हिम्मत करता है तो स्वर्ग भी उसके सिंहासन को नहीं बचा सकता और मैं इसकी कसम खाता हूं। एथेना ने कहा, ऐसी ठंडक बिखेरते हुए जो सब कुछ जमा सकती थी। उसके अंदर से सूक्ष्म हत्या की मंशा निकल रही थी, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसका स्वभाव देखकर हर कोई यह विश्वास कर लेता था कि वह जो कहती है वह कर सकती है, और उसके हाव भाव तथा व्यवहार इसका प्रमाण थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 247 अध्याय 247। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 247 सी 247। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक पूर्वधारणा थी कि शाही परिवार की हर जगह सुनवाई होती है। कभी कभी किसी राहगीर के मुंह से अचानक निकले शब्द भारी प्रतिशोध का कारण बन सकते हैं और व्यक्ति का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। शाही परिवार में एक भोज होने वाला था और कई लोगों को पहले से ही पता था कि यह राजा एलेक्स के लिए था। कुछ लोगों का मानना था कि यद्यपि सम्राट ने पहले 5वें राजकुमार का पक्ष नहीं लिया था, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसके प्रति दुर्भावना रखता था। इसलिए उसे बुलाकर सबके सामने उसका राज्याभिषेक करना तथा दुनिया से उसका परिचय कराना 5वें राजकुमार की शिकायतों को दूर करने का एक तरीका हो सकता है। जेनिथ में एक निश्चित स्थान पर, जहां सार्वजनिक सुरक्षा विभाग का मुख्यालय स्थित था, पहले से ही अराजकता फैल चुकी थी। अच्छी तरह से प्रशिक्षित शूरवीरों की एक टीम ने कब्रिस्तान के पास मृत शरीर पाए थे और एक शूरवीर ने जल्दी से कप्तान के दरवाजे पर दस्तक दी। कप्तान, हम मुसीबत में हैं। क्या हुआ? हमें कब्रिस्तान के रास्ते पर शव मिले हैं और ऐसा लगता है कि यह राजा एलेक्स और लेडी क्रिस्टीना को मारने के लिए भेजा गया दस्ता है। उन्होंने पहले ही इस मामले की रिपोर्ट कर दी है और हमसे कार्रवाई करने को कह रहे हैं। कैप्टन लगभग चीख पड़े और कुर्सी से उछल पड़े। मेरे आदेश बताओ, सभी शूरवीरों को तैनात करो। वे दिन के उजाले में इतने महत्वपूर्ण अतिथि की हत्या करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ये कैसी नासमझी है? उसने अपना हाथ मेज पर पटका और तलवार खींचकर कमर पर रखी और गुस्से से भरे चेहरे के साथ अपने कार्यालय से बाहर आ गया। चल दर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे नहीं पता कि मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, उसने कहा, जबकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस बीच राजमहल में ये खबर तेजी से फैल गई। सभी राजकुमारों और राजकुमारियों को पहले ही राजधानी में बुलाया जा चुका था। एलेक्स पर हमले की खबर से सभी सतर्क हो गए और सम्राट ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत बैठक बुलाई, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। यह मामला उनके वर्षों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि एलेक्स खुलकर सामने आ गया। राजकुमार और राजकुमारी अंदर आए और अपनी सीट पर बैठ गए, जबकि दरबारी अधिकारी इकट्ठा होने लगे। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी के भाव थे और वे सोच रहे थे कि आखिर क्या होने वाला है। उनमें से कई लोगों का मानना था कि यह तो एक छोटी सी बात थी, तो सम्राट इतना हंगामा क्यों कर रहे थे। कई लोगों को यह संदेह था कि क्या ये सभा अन्य मामलों से संबंधित होगी। एलिस ने सभी को ठंडेपन से देखा, लेकिन उस ठंडेपन के पीछे वह मन ही मन उस दृश्य की कल्पना कर रही थी जो घटित होने वाला था। वह अपने भाई की क्षमताओं को जानती थी और यदि भेजा गया हत्यारा अधिक शक्तिशाली नहीं हुआ तो वे उसे तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जब तक वह स्वयं न चाहे। प्रथम राजकुमारी लिया ने एलिस को देखा और धीरे से कहा, चौथी बहन, मैंने सुना है कि आप छोटे भाई एलेक्स से मिलने गई थी। वह कैसा है? एलिस की नजर उस पर टिकी हुई थी। लिया की आंखों में कोई भावना नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन एलिस जानती थी कि वह एलेक्स को लेकर थोड़ी चिंतित थी। महल में कोई रिश्तेदार नहीं था और हर रिश्ता लाभ पर आधारित था। लेकिन राजकुमारी लिया थोड़ी अलग थी। वह दूसरों की परवाह करती थी और ठंडे मुखौटे के नीचे आमतौर पर एक परोपकारी व्यक्ति थी। एलिस के विपरीत, यद्यपि उसने बचपन में एलेक्स के साथ समय नहीं बिताया था, फिर भी वह उसकी बहुत परवाह करती थी और उसकी छत्रछाया में ही वे दोनों बड़े हो पाए।
वहां कोई भी नौकर नहीं था जो एलेक्स को परेशान करता था, क्योंकि राजकुमारी लिया ने स्वयं ही कार्रवाई की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राजकुमारी लिया की नजरें लालच के कारण राजगद्दी पर नहीं थी, बल्कि वह उन महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करना चाहती थी जिन्हें हमेशा पुरुषों से पीछे रखा गया था। वह महारानी बनना चाहती थी और यह साबित करना चाहती थी कि महिलाएं किसी भी मामले में किसी से कम नहीं हैं, और साथ ही वह अपने चतुर भाइयों पर अंकुश लगाना चाहती थी जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे रहते थे। तभी एक लंबी घोषणा हुई और सम्राट केविन वॉन स्टेन सिंहासन कक्ष में प्रविष्ट हुए। सभी अधिकारीगण तथा राज परिवार के लोग खड़े होकर झुके। सम्राट सिंहासन पर बैठे और अपना भाषण शुरू करने ही वाले थे कि महल के दूर कोने में एक जोरदार विस्फोट की आवाज गूंजी। आघात तरंगों से सिंहासन कक्ष में कंपन उत्पन्न हो गया, जिससे कई लोग चौंक गए। किसी ने महल पर हमला किया। कौन मरना चाहता है? सभी लोग चाटक को देखने लगे और सम्राट की ओर देखने लगे, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। क्या हुआ? एक कर्कश आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। इसी समय एक और विस्फोट हुआ। एक गार्ड तेजी से अंदर आया और घुटनों के बल बैठ गया। महामहिम को नमस्कार। वह आदमी थोड़ा हकलाया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। महामहिम राजा एलेक्स ने द्वार उड़ा दिए थे। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, चारों ओर सन्नाटा छा गया और सभी लोग अविश्वास से चारों ओर देखने लगे। फाटक उड़ा देना। चूंकि महल के द्वार पर साम्राज्य के लोगों द्वारा हमला किया जा सकता है, और अगर कुछ लोगों ने हमला भी किया तो गेटों को उड़ा देना इतना आसान कैसे हो सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये कैसी अभद्रता है? एक रईस दहाड़ा। महाराज, पांचवा राजकुमार पहले जैसा ही मूर्ख लग रहा था। हमें ऐसे अवज्ञाकारी बच्चों को फांसी दे देनी चाहिए जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। एक अन्य ने दूसरे के शब्दों से सहमति जताते हुए अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। एलिस के चेहरे पर उदासी छा गई। विस्फोट की आवाज सुनकर उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था। बड़े भाइयों, आखिर तुम्हारा लक्ष्य क्या है? पूंजी का मामला उतना सरल नहीं है जितना दिखता है, और केवल ताकत पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता, राजनीति का रास्ता भी पता होना चाहिए। कई लोगों ने अपनी आवाज उठाई और एलेक्स को मारना चाहा। तो आप कह रहे हैं कि गार्ड इतने कमजोर हैं कि आप एक बच्चे के हमले से भी बचाव नहीं कर सकते जो मास्टर रैंक में लग रहा था, केविन ने ऊंची आवाज में कहा। जिस किसी ने भी उसके शब्द सुने, उनकी रीढ़ में सिहरन सी महसूस हुई, क्योंकि वे उन शब्दों में छिपे क्रोध को महसूस कर सकते थे। आखिर किस तरह के मूर्ख लोग फाटकों की रखवाली कर रहे थे? उसने पूछा। समाचार लाने वाला गार्ड घबरा गया और घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगा। यदि सम्राट क्रोधित हो गया तो सबसे पहले उसका सिर ही काटा जाएगा। वह खर्राटे भरकर अपनी सीट पर लेट गया। तुम क्या सोचते हो? केविन ने धीरे से पूछा। मुझे लगता है कि आपने जो नाश्ता लाया है वह शो के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसकी पीठ से एक आवाज फुसफुसाई। केविन हल्के से खांसते हुए बोला, मैं परिस्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। महाराज, चूंकि आप यहां शो देखने आए हैं तो आपको बस इसका आनंद लेना है। इसके अलावा आप बहुत क्रूर हैं। यह आप ही थे जिन्होंने चीजों में हेराफेरी की और गार्डों को बदल दिया, और अब आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। एक जोरदार विस्फोट की आवाज क्षण भर के लिए गूंज उठी और सभी के चेहरे पर उदासी छा गई तथा वे चुपचाप बैठे सम्राट की ओर देखने लगे। जब मंत्री और अधिकारी चिल्ला रहे थे तो पूरे हॉल में एक तेज कर्कश आवाज गूंज उठी। ऐसा लगता है कि बुढ़ापे के कारण सभी बूढ़े हो गए हैं। धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दी और अंत में एक 19 वर्षीय युवक दिखाई दिया जिसके शरीर पर घाव थे। उसका चेहरा कागज के पन्ने की तरह सफेद लग रहा था और उसका शरीर खून से लथपथ था तथा उसके हर कदम के पीछे खून के निशान रह रहे थे। और सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने अपने बाएं हाथ पर एक कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ था, जो ऐसा लग रहा था कि हाल ही में काटा गया है। एक तरह से एलेक्स का सिंहासन कक्ष में पहला प्रवेश हर किसी के मन में एक अविस्मरणीय स्मृति छोड़ देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 248 अध्याय 248। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 248 सी 248। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स के प्रवेश करते ही सभी लोग दृश्य देखकर दंग रह गए। जबकि कई लोग घृणा से अपनी जीभ चटका रहे थे, कईयों को लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सभी कुलीन लोग मूर्ख या अभिमानी नहीं थे और कुछ लोग निष्कर्ष निकालने से पहले चीजों को ध्यानपूर्वक देखते थे। मूर्ख, क्या तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि दूसरों के सामने अपना प्रतिनिधित्व कैसे करना है? एक कुलीन व्यक्ति बोला। नहीं, मुझे नहीं सिखाया गया। अगर तुम्हारे पास इतना खाली समय है तो तुम आकर मुझे क्यों नहीं पढ़ाते? एलेक्स ने व्यंग्य किया। महानुभाव के होंठ कसकर बंद हो गए और उसने एलेक्स को घूर कर देखा।
एलेक्स बीच की ओर चला गया और सिर को सिंहासन की ओर फेंक दिया। सिर जमीन पर लुढ़कता हुआ सिंहासन कक्ष के मंच की ओर जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंच गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्या है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब शाही दूत उसे ले गए तो उन्होंने उसे दंडित करने और मुझे न्याय दिलाने का वादा किया, एलेक्स ने चिल्लाया और अपनी आवाज ऊंची कर दी। मैंने सुना है कि सिंहासन पर बैठा व्यक्ति, जो पहले मेरा पिता था, एक मजबूत व्यक्ति है जो न्याय और उदारता की भावना से भरा हुआ है। वह पूरे किले को अपने कंधों पर उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। लेकिन इस घटना के बाद मेरी आंखें खुल गईं। ये सब झूठी अफवाहें थीं जो कमजोरी छिपाने के लिए बनाई गई थीं। तुम एक चूहे को भी ठीक से सजा नहीं दे सकते और न ही उसे ठीक से रख सकते हो। तुम्हें इतना घमंड करने का क्या अधिकार है? क्या आप जेल प्रहरियों को अच्छा खाना नहीं देते या उन्हें काम करने के लिए वेतन नहीं देते? एलेक्स ने सबकी ओर आंखें घुमाई और फिर अपने हाथों से इशारा किया। जोश, जो पीछे था, बुरी तरह डर गया और छिपने की कोशिश करने लगा। आप सभी सर जोश से पूछ सकते हैं। मैंने पहले ही एंगस का एक हाथ काट दिया है और लगातार यातना के कारण वह हड्डियों के एक बोरे में तब्दील हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वह जेल से भागने में सफल रहा। तस्क तस्क, कितना शर्मनाक है, एलेक्स ने घृणा से कहा। जैसे ही एलेक्स उन्हें दोष देना शुरू करता है, आसपास का तापमान कुछ डिग्री बढ़ जाता है। राजा एलेक्स, आप बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सभी जेल प्रहरी वफादार हैं और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाते हैं। आप सम्राट की निंदा कर रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। काउंट हेडलबर्ग खड़े होकर बोले। उसने इस अवसर का लाभ उठाकर सम्राट की चापलूसी करने और उसके पक्ष में बोलने का विचार किया, और कौन जानता है, हो सकता है कि यह उसकी ओर से सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपको जेल प्रहरियों की चाटुकारिता करते देखकर ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजों में आपका भी हाथ है। मुझे बताओ कि तुमने एंगस को जेल से क्यों रिहा किया? सबकी नजर काउंट हेडलबर्ग पर पड़ी। काउंट हेडलबर्ग का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुमने मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की हिम्मत कैसे की? इस काउंट की प्रतिष्ठा पूरे इलाके में मशहूर है। क्या ऐसा है? तो फिर तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तुमने किसी को खड़े होकर उनके लिए बोलते देखा है? तुम ही क्यों जेल प्रहरियों के लिए बोल रहे हो? एलेक्स ने नाक भान सिकोड़ी। काउंट हेडलबर्ग को अचानक एहसास हुआ और उसने अन्य रईसों की ओर देखा जिन्होंने अपनी नजरें फेर ली। कोई भी इतना मूर्ख नहीं है कि एलेक्स का विरोध करे, जबकि उसके पास कोई वैध कारण हो, और इसीलिए उन्हें बोलने से बचना चाहिए तथा केवल चुप रहकर तमाशा देखना चाहिए। महाराज, क्या आपका शासन इसी तरह का है? आप किस तरह के अज्ञानी लोगों का समर्थन कर रहे हैं? यह आदमी आपकी नाक के नीचे ही कमान को बिगाड़ रहा है। एलेक्स ने दुखी भाव से कहा। केविन, जो उदासीन दृष्टि से दृश्य को देख रहा था, अचानक उसकी मुट्ठी भींच गई और उसका चेहरा कठोर हो गया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य ये देखना था कि ठीक होने के बाद एलेक्स कितना बड़ा हो गया है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह बिगड़ल लड़का सीधे उसके सिर पर वार करेगा और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा। उन्हें एलेक्स की इस तरह की चीजों का सामना करने की हिम्मत पसंद आई। कोई सोच सकता है कि यह बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, लेकिन एक तरह से यह पानी को गंदा करने का सबसे अच्छा तरीका था। इससे हंगामा मच सकता है और सभी दुश्मनों की नज़र उस पर पड़ सकती है, लेकिन इस तरह से वह दुश्मनों को दोस्तों से अलग कर सकता है। वह एलेक्स के दिल में भी शिकायत महसूस कर सकता था और उसे लग रहा था कि वह अपने हर शब्द से उसे निशाना बना रहा है। इससे वह बहुत क्रोधित हुआ। यह उसकी प्रतिष्ठा पर एक दाग था। एलेक्स हाल ही में जेनिथ में आया था और किसी ने पहले ही उसे निशाना बना लिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि दूसरा पक्ष हत्यारा होता तो ये स्वीकार करना आसान होता, लेकिन दुख की बात है कि वह एक कैदी था जो कड़ी सुरक्षा वाली जेल में बंद था। कोई भी व्यक्ति यह विश्वास करने में मूर्ख होगा कि एक ट्रांसेंडेंट रैंक का विशेषज्ञ जेल से भाग गया है। अगर यह बात जनता को पता चल गई तो वह अन्य साम्राज्यों की नज़र में मजाक बन जाएगा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने राजघरानों से लेकर कुलीनों तक सभी के भावों को देखा, लेकिन उनकी कोई भी भावना उसकी आंखों से नहीं छिपी। और अगर वह अपराधी नहीं भी है तो भी अगर अपराधी का कोई मददगार है तो वह कोई उच्च अधिकारी ही होगा। जब यह एक बार हुआ है तो ये 2 बार भी हो सकता है। एलेक्स चिल्लाया। अगर अधिकारी लोगों को मारने के लिए इस तरह से कैदियों को रिहा करेंगे तो हर कोई चैन से कैसे सो पाएगा? कौन जानता है कि कोई अपराधी कहां से आ जाए। मैं इस स्थिति से दुखी और निराश हूं। जब एलेक्स ने एक के बाद एक उन पर आरोप लगाए तो पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। केविन ने अपनी उंगली थपथपाई और बोला, आज इस सम्राट ने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। चूंकि एंगस को बख्श दिया गया था और शाही आदेश के अनुसार उसे यहां लाया गया था, इसलिए उसकी जिम्मेदारी हमारी है। उनके भागने और राजा एलेक्स और उनके परिवारों को हुई सभी परेशानियों की भरपाई की जाएगी और इस मामले की गहन जांच की जाएगी। मैं इस घटना में शामिल सभी लोगों के सिर काटना चाहता हूं। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि यह निम्न अधिकारी का मामला है या उच्च अधिकारी का, सभी मारे जाएंगे।
और सम्राट केविन ने रुककर भारी स्वर में कहा, अगर इसका शाही परिवार के सदस्यों से कोई लेना देना है तो मुझे इसकी सूचना दीजिए। मैं अपराध के अनुसार सजा तय करूंगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि तैयारी करने वाले को दंडित किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। तो राजा एलेक्स, क्या आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हूं महाराज। दोषियों को फांसी पर लटकते देखने की उत्तेजना के कारण मैं आज सो नहीं पाऊंगा। एलेक्स बोला। अच्छा, चूंकि यह मामला सुलझ गया है तो चलिए अगले मामले पर चलते हैं। एलेक्स को उसकी नासमझी के लिए क्या सजा दी जानी चाहिए? सम्राट केविन ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 249 अध्याय 249। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 249 से 249। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने अपने होंठ बंद कर लिए और सम्राट के हाव भाव को देखने लगा। वह उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट देख सकता था और वह भ्रमित भाव से अपना सिर झुकाए हुए था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह इस स्थिति का आनंद ले रहा है? क्या मैं भ्रम में हूं? शायद वह किसी क्रूर सजा के बारे में सोच रहा है और मेरे दयनीय अंत की कल्पना करके अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, एलेक्स ने सिर हिलाते हुए कहा। सम्राट ने अपना सिर घुमाया और बोले, दरबार के अधिकारी इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं आपकी राय सुनना चाहूंगा। अदालत के अधिकारियों ने भयभीत चूहों की तरह अपना सिर नीचे झुका लिया। उन्होंने अभी अभी सम्राट को एलेक्स के अनुरोध पर सहमति जताते हुए देखा है और अब उसे दंडित करने के बारे में उनकी राय पूछ रहे हैं। कोई भी यह जोखिम नहीं उठाना चाहता था और न ही इस मामले पर कुछ ऐसा बोलना चाहता था जिसका बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। यदि वह कोई और होता तो उन्हें यकीन था कि वह उनकी जगह पर ही मारा जाता, लेकिन न केवल सम्राट नाराज नहीं दिखे बल्कि उन्होंने एलेक्स को डांटा या फटकारा भी नहीं। इससे ये साबित होता है कि यद्यपि सम्राट एलेक्स से घृणा करता है, लेकिन वह उसे कठोर दंड नहीं दे सकता क्योंकि राजा एलेक्स उसका मांस और खून था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि राजा एलेक्स की मां सम्राट के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। जब राजा एलेक्स का जन्म हुआ तो कई लोगों ने उसे नाजायज बच्चा कहकर अफवाहें फैलाईं, लेकिन जिन लोगों ने ये शब्द कहे वे अगले दिन सूरज नहीं देख पाए। इससे साबित होता है कि सम्राट के दिल में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान था और चाहे जो भी हो, शाही परिवार को बदनाम नहीं किया जा सकता। और उसकी स्थिति वास्तव में क्या थी, कोई भी इसके बारे में निश्चित नहीं था। केविन ने उन सभी को देखा जिन्होंने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर भी नहीं उठाया था। उनकी आंखों में डर देखकर उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। मंत्री क्लार्क, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उसके सिर पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें बनने लगी और उसने सिर उठाकर कहा, महाराज, राजा एलेक्स का बलपूर्वक प्रवेश उसकी धृष्टता का प्रतीक है। राजा एलेक्स सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में न्याय की मांग कर सकते थे, लेकिन बेगुनाह होकर यहां आना ये साबित करता है कि उन्हें महामहिम के प्रति कोई सम्मान नहीं था। वह बिल्कुल असभ्य और बदतमीज है। उसे सिखाने और अच्छी तरह से सजा देने की जरूरत है। केविन ने सिर हिलाया और बोला, आप सही हैं। मैं भी आपसे सहमत हूं। एलेक्स ने अचानक ये बात कही जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। मुझे अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया गया और शिक्षा विभाग में कमी है। अफसोस, कोई भी मेरे जैसे त्यागे गए बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता था। यहां तक कि उसके पिता भी उसे फेंक चुके थे, उसे संभालने में असमर्थ थे, तो कौन इतना साहसी था कि मुझे संभाल सके और सामान्य शिष्टाचार सिखा सके? मैं तो शिष्टाचार और इतिहास भी नहीं जानता। क्या दुर्भाग्य है, एलेक्स ने खुद पर दया करते हुए कहा। केविन के होंठ अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे और उसे लगा कि यह आदमी जानबूझकर उसे निशाना बना रहा है। मैंने निर्णय कर लिया है। उसकी आवाज दूर दूर तक फैल गई और हॉल में गूंज उठी। राजा एलेक्स में नैतिकता की बहुत कमी है। उसका व्यवहार राजा के योग्य नहीं है। ज्ञान निगलने से न केवल एक व्यक्ति बल्कि एक राज्य भी प्रभावित होगा। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाने और कमी को पूरा करने के लिए आपको अकादमी में जाने और स्नातक होने तक वहां रहने की सजा दी जाती है। जब तक आप स्नातक नहीं हो जाते तब तक आपके पास ताज पहनने की योग्यता नहीं होती, केविन ने चेहरे पर जोरदार मुस्कान के साथ कहा। एलेक्स, जो सजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसे अचानक लगा कि उसके आसपास की दुनिया बेजान हो गई है। उसने सोचा कि उसे कड़ी सजा मिलेगी और वह घायल भी हो सकता है, लेकिन यह एक प्रतिभाशाली छात्र जो पहले ही विश्वविद्यालय परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो चुका था, कुछ परिस्थितियों के कारण एक बार फिर विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए बाध्य हो गया। उस व्यक्ति को कैसा महसूस होगा? एलेक्स को अब यही महसूस हो रहा था। उसके भीतर शर्मिंदगी की गहरी भावना पैदा हो गई। एलेक्स सदमे में था, जबकि कुलीन लोग और अधिकारी फैसला सुनकर लगभग पीठ के बल गिर पड़े। जो लोग एलेक्स को कठोर दंड देना चाहते थे, उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, जबकि जो लोग तटस्थ थे या एलेक्स के साथ तर्कशील थे, वे उस पर दया की दृष्टि से देख रहे थे।
राजकुमार और राजकुमारी ने एलेक्स को अजीब निगाहों से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस निर्णय से ही एलेक्स के प्रति सम्राट के रुख का अनुमान लगाया जा सकता है। सामान्यतः इस तरह से प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित किया जाता है और यदि उन्हें कठोर दंड दिया भी जाता तो कम से कम उन्हें जेल में तो रखा जाता, लेकिन इस व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया और एक तरह से क्या ये पुरस्कार नहीं था। सभी संबंध अकादमी में ही बने हैं और यह उनके लिए भविष्य में आधार बनाने की सीढ़ी थी। और एलेक्स का अकादमी में प्रवेश उसके लिए पंथ देने जैसा था। एलेक्स चिल्लाया, मैं मना करता हूं। आप मुझे घर में नजरबंद कर सकते हैं या मुझे 1000 बार कोड़े मार सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन मुझे अकादमी में प्रवेश के लिए मजबूर करना अपमान है। मैं पहले से ही एक वयस्क व्यक्ति हूं और शादीशुदा हूं। क्या आपको एक अच्छे पति को उसकी पत्नी की देखभाल करने से रोकने पर निराशा नहीं होती? एक पति के रूप में मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी पत्नी को असंतुष्ट कर दूं। क्या तुम मेरे परिवार में कलह नहीं फैला रहे हो? उसके शब्द सुनकर सभी का गला रुंध गया। बेशर्म, एलिस ने बड़बड़ाते हुए अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। इस समय वह ये बताना चाहती थी कि वह इस आदमी को नहीं जानती। केवल उसका बड़ा भाई ही ऐसी बेशर्म बातें इतनी वाकपटुता और सीधे चेहरे के साथ बोल सकता था। केविन ने अपने गुस्से पर काबू पाना चाहा और बोला, क्या मैंने आपकी राय पूछी? मैं आदेश जारी कर रहा हूं, राय नहीं मांग रहा हूं। इसके अलावा मेरे पैर बड़े हो गए हैं। अकादमी में आने वाले सभी छात्र 18-21 वर्ष के हैं और जहां तक मुझे याद है तुम अभी भी 19 वर्ष के हो। आखिर आप बड़े आदमी कैसे बन गए? और समझौते के अनुसार हर राजकुमार जो राजा बनना चाहता था उसे अकादमी से स्नातक होना पड़ता था ताकि कोई गैर यहूदी आकर सिंहासन पर न बैठ जाए। नियम तो नियम होते हैं, जो उनका पालन नहीं करते वे मूर्ख हैं और मूर्खों को सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो जाओ और ठीक से पढ़ाई करो और अब और गड़बड़ मत करो। तुमने जो भी कड़वे साल झेले हैं उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इस बार तुम्हारी नासमझी को नजरअंदाज कर दूंगा। अब तितर बितर हो जाओ, केविन चिल्लाया और उसकी आकृति सिंहासन से तुरंत गायब हो गई, जिससे हर कोई हतप्रभ रह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 250 अध्याय 250। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 250 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बैठक की विषय वस्तु ने सभी को चौंका दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि क्या सम्राट ने गलत दवा ले ली है। सम्राट को हमेशा एक जंगली जानवर के रूप में जाना जाता था जो उसकी अवज्ञा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर देता था और उसके अनैतिक व्यवहार के बारे में सभी जानते थे। राजा एलेक्स, जिसने द्वार तोड़कर सिंहासन कक्ष तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया था, को अकादमी में प्रवेश करने की सजा दी गई। इस समाचार से सभी को अविश्वास हुआ, जबकि कई लोग इस बात पर सोच रहे थे कि सम्राट का उद्देश्य और रुख क्या था तथा भविष्य में उनके लिए क्या रखा था। एक स्थान पर ऐसा निराशाजनक माहौल व्याप्त था जिससे किसी के लिए भी रस्सी पर चलना कठिन हो गया था। दूसरे राजकुमार हवेली में। एक लंबा और प्रभावशाली व्यक्ति खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर के दृश्य को देख रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी और माहौल भी काफी निराशाजनक था, जैसा कि उसका मूड था। वह साम्राज्य का दूसरा सूर्य था, हेक्स वॉन स्टेन। उसके लिए सिंहासन के लिए एकमात्र दावेदार प्रथम राजकुमार शॉन था। फिलहाल दोनों बराबरी पर थे, लेकिन कल हुई मामूली दुर्घटना ने उन पर पहले ही गहरा प्रभाव डाल दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जनरल शेन, क्या आपको पता है कि आपने क्या गलत किया? उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी घुटनों के बल सिर झुकाए खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। महाराज, कृपया मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मुझे कार्रवाई करने से पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था। मेरे लालच ने मुझ पर विजय पा ली। झनकार। शराब का गिलास उसके सिर पर लगा और शराब उसके चेहरे पर फैल गई। यह पहली बार नहीं है कि आपके लालच ने आपको नुकसान पहुंचाया है, जनरल शेन। मेजर जनरल शेन और क्रिस्टीना के पिता रूथ अच्छे मित्र थे। रूथ के विपरीत उसमें उत्कृष्ट नेतृत्व गुण नहीं थे और जैसे जैसे उसके मित्र का पद बढ़ता गया, ईर्ष्या उसके मन पर हावी होने लगी। एक दिन उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। रूथ के पास एक पारिवारिक विरासत थी, एक तलवार जो इस्तेमाल करने वाले के साथ बढ़ती जाती है। शेन, जो रूथ के शुरुआती दिनों से ही उसके साथ था, जानता था कि रूथ उतनी सावधान नहीं थी जितनी वह अपनी सेवा के शुरुआती वर्षों में थी, और उसने सोचा कि यह तलवार का प्रभाव था जिसने उसे वह बनाया जो वह था, और यदि वह अपनी तलवार पा सके तो वह वही प्राप्त कर लेगा जो रूथ के पास था। उसने राजकुमार हेक्स के साथ एक समझौता किया कि यदि वह रूथ को खत्म करने में मदद कर सके तो वह उसका अधीनस्थ बन जाएगा और उसकी सेना का उपयोग करेगा। झूठे दस्तावेजों को गढ़कर और अन्य तरीकों का उपयोग करके वे उसे फंसाने और उसे मार डालने में सफल रहे।
उसे तलवार और उसका पद तो मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह तलवार का उपयोग करने में सक्षम नहीं था और तलवार ने उसे अपना स्वामी स्वीकार नहीं किया। 8 साल बाद रूथ की बेटी उठने लगी और अपनी ताकत के साथ वह रहस्य को सुलझाने में सक्षम हो गई, जिससे उसे और साथ ही राजकुमार को नुकसान पहुंचाने का मौका मिला। इसलिए हेक्स ने व्यक्तिगत रूप से एक बार फिर कार्रवाई की और उसे दबा दिया। दुर्भाग्य से वे सम्राट के हस्तक्षेप के कारण उसे मारने में सक्षम नहीं थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने एंगस का उपयोग करके क्रिस्टीना को अमेडोन तक ले जाने और उसे खत्म करने के बारे में सोचा, लेकिन कौन जानता था कि नेवन उठ खड़ा होगा और उन्हें दबा देगा। और कौन जानता था कि हत्या भी असफल हो जाएगी और एलेक्स इतना साहसी होगा कि सम्राट को बदनाम करने वाला सिर लेकर सिंहासन कक्ष में प्रवेश करेगा। यदि उन्हें इस बारे में पता होता तो वे प्रिंस से परामर्श किए बिना ये कदम नहीं उठाते। मुझसे पूछे बिना कार्रवाई करना आपकी गलती नहीं है, बल्कि चीजों का ध्यान न रख पाना आपकी गलती है। चूंकि आपने कार्रवाई करने का साहस किया था, तो आपने जड़ से पूरी तरह से कली को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग क्यों नहीं किया? हेक्स ने क्रोधित स्वर में कहा। और उसके ऊपर आपने हत्यारे को भेजने के बजाय एंगस को क्यों मुक्त किया? शेन ने शर्म से अपना सिर नीचे किया और कहा, महाराज, मैंने एक हत्यारे की तलाश की, लेकिन उनमें से किसी ने भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, चाहे वह कितनी भी बड़ी रकम क्यों न हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तीसरी आवाज ने इसमें हस्तक्षेप किया हो। शेन ने बताया, कुछ लोगों ने पहले भी यह आदेश लिया था, लेकिन वे सभी बिना कोई निशान छोड़े मारे गए और उसके बाद किसी ने भी क्रिस्टीना की हत्या का आदेश लेने की हिम्मत नहीं की। हेन का भाव शून्य होने लगा और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभरने लगे। तीसरा पक्ष। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आपने कहा कि एक तीसरे पक्ष ने हस्तक्षेप किया और हत्यारों को तेजी से मार गिराया। वह गहरी सोच में पड़ गया। सूचना प्राप्त करने के साधन वाली तीसरी सेना का अर्थ है कि उसके पास एक विशाल बुद्धिमान नेटवर्क होना चाहिए तथा ऐसे लोगों को मारना चाहिए जिन्हें बिना कोई सबूत छोड़े मारा जा सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह किसी भी ताकत को जोड़ नहीं सका और यदि कोई ताकत थी भी तो वह उनकी पहचान का अनुमान नहीं लगा सका। उन्हें संदेह था कि क्या क्रिस्टीना को मजबूत समर्थन मिला होगा, लेकिन यदि मिला होता तो वह शुरू से ही इस प्रकार की स्थिति में नहीं होती और उनका परिवार नहीं मरता। एलेक्स का कोई कनेक्शन नहीं था और इस बारे में कोई संदेह नहीं था। उनके पास एकमात्र शक्तिशाली बैकअप लॉकहार्ट का व्यापारी समूह था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे इतनी सटीकता से कार्य कर सके, क्योंकि उन सभी पर सम्राट की सेना की निगरानी थी। सिर पर बहुत जोर डालने के बाद अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा और उसके दिल में एक अनजाना डर पैदा हो गया। उसे बहुत पसीना आने लगा और उसका दिल धड़कने लगा। अपने शाही पिता को एलेक्स के पक्ष में खड़ा देखकर तथा उसे अकादमी में जबरन प्रवेश दिलाने के उसके इरादे को देखकर यह संभावना थी कि यह वही हो सकता है जिसने गुप्त रूप से यह काम किया हो। मेरे पिता उसे सहयोग देना चाहते थे, लेकिन ये किसी भी तरह संभव नहीं लग रहा था। इतने सारे अच्छे उत्तराधिकारियों के होते हुए भी वह किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों चुनेंगे जो पहले से ही पीछे है और लगभग दौड़ से बाहर हो चुका है? या फिर वह उसे उनसे लड़ने और राजकुमार की सेना को खत्म करने के लिए उठा रहा है? अब उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे इस मामले को सुलझाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने इस घटना का पता उससे लगाया तो उसे दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा वह तीसरे बल की पहचान के बारे में निश्चित नहीं थे और उन्हें इस पर थोड़ा शोध करना पड़ा। जनरल शेन, एक बलि का बकरा ढूंढो और वह आदमी हमारा नहीं होना चाहिए। एक बहाना बनाओ कि यह कोई हत्यारा मिशन नहीं था और वह आदमी क्रिस्टीना को चाहता था और उसका अपहरण करना चाहता था, लेकिन एलेक्स की उपस्थिति के कारण लड़ाई हुई और वह मारा गया। और उसने एंगस को इसलिए चुना क्योंकि उसे एलेक्स और क्रिस्टीना से नफरत थी। शेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। और याद रखना, अगर यह असफल हो गया तो बस खुद को मार डालो, वरना अगर मैंने कार्रवाई करने का फैसला किया तो तुम्हारी मौत की दलील भी बेकार हो जाएगी। हेक्स के शब्द सुनते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह जानता था कि वह तो मात्र एक मोहरा है जिसे यदि अपना मूल्य खो दिया तो त्याग दिया जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।